कहता है कि द वर्ड वायरस इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड वी नो मीनिंग पॉइजनस फ्लूइड। कहता है वायरस का लफ्जी मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, मतलब कि जहरीली माया। तो ये किस जुबान का लफ्ज़ है? लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। कहते इट कैन बी डिफाइंड एज नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज विच कंटेन एदर आरएनए और डीएनए। कहते ये क्या होता है? नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस, मतलब कि ये सेलुलर नहीं है। हमने पीछे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पर है, उसमें हमने वायरसेस कहीं भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। ये जो वायरसेस हैं ये नॉन सेलुलर होते हैं, मतलब कि ये बॉर्डर लाइन पर कंसीडर किए जाते हैं, ना तो ये सेलुलर कंसीडर किए जाते हैं और ना ही नॉन सेलुलर कंसीडर किए जाते हैं। इट इज डिफाइंड एज नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज। और ये क्या है? इन्फेक्शियस एंटिटीज, मतलब कि ये डिजीज कॉज करते हैं। कहते हैं इनके पास क्या होता है? आरएनए होता है और या डीएनए हो सकता है। सिर्फ एक ही चीज़ प्रेजेंट होगी, या तो आरएनए प्रेजेंट होगा या फिर डीएनए प्रेजेंट होगा। नॉर्मली इन केस इन प्रोटीनेशियस कोड। कहता है और ये डीएनए और आरएनए किस में पैक्ड होता है? इन प्रोटीनेशियस कोड में। एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल। कहते हैं ये सिर्फ उसी वक्त रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जब ये किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंटर होंगे। अदरवाइज ये खुद ब खुद अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते, खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये वायरस की डेफिनेशन थी कि ये क्या होती है? नॉन सेलुलर कंपोनेंट है, डिजीजेस कॉज करता है, इनके पास आरएनए या डीएनए मौजूद होता है, और ये खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बल्कि जब ये किसी दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंटर होंगे फिर ये खुद को रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं। Otherwise, utilize the biosynthetic machinery of the host for its own synthesis and then transfer themselves efficiently to other cell। कहते वायरस जब किसी दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंटर हो जाता है तो फिर उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करना शुरू कर देता है, मतलब कि जो उसका रिप्रोडक्शन का मेथड है ना, उसको ये अपने कंट्रोल में कर लेता है और फिर अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकता है। जब ये अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता है तो ये फिर एक सेल से दूसरे सेल में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके बाद कहता है कि सबसे पहले जो वायरसेस का वर्ड है ये कब यूज़ हुआ? कहता है अबाउट अ सेंचुरी अगो एट द टाइम ऑफ लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच। द वर्ड वायरसेस वाज जनरली रेफर्ड टू एज पॉइजन एसोसिएटेड विद डिजीजेस एंड डेथ। कहता है एक सदी पहले लुइस पास्चर और रॉबर्ट कोच के जो दुरानिया था उस दौरान वायरसेस को क्या कंसिडर किया जाता था? एक जहर कंसिडर किया जाता था जिससे बीमारियां और अमवात वगैरह हो रही थी। कहता द पर्सन नोशन ऑफ द प्रेजेंट नोशन ऑफ वायरस इज इंटायरली डिफरेंट। नो वायरसेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्टिकल ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑफन विद द प्रोटीन कोड। कहता अब हम वायरसेस को एक अलग तरीके से जानते हैं कि प्रोटीन के पास क्या आरएनए और डीएनए प्रेजेंट है, और जो आरएनए और प्रोटीन है एक प्रोटीन कोड के अंदर क्या होता है? पैक होता है। They replicate in living cells and cause many diseases such as influenza, hepatitis, smallpox and AIDS। कहता है ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जब इंटर होता है फिर रेप्लिकेट कर सकता है, फिर रिप्रोड्यूस कर सकता है, और जब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो ये क्या करेगा? बीमारी काज करेगा। तो ये यहाँ पर कुछ एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस है, स्मॉल पॉक्स है और एड्स वगैरह की। ये जितनी बीमारियाँ ये सारी किसकी वजह से होती हैं? वायरसेस की वजह से होती है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट डिजीजेस विच काजेज ड्यू टू वायरसेस। तो ये आपने लिख देनी है। कहता द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। कहता है ऐसी ब्रांच जिसमें हम सिर्फ वायरसेस को डिस्कस करेंगे उसको हम किसका नाम देते हैं? वायरोलॉजी। लॉगी का मतलब होता है स्टडी, वायरस वायरस लिया गया है, स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। उसके बाद है कि सबसे पहले वैक्सीनेशन का यूज़ कब होना शुरू हुआ? कहते हैं सम वायरल डिजीजेस हैव बीन नोन फॉर सेंचुरीज। इन फैक्ट द फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज अगेंस्ट व्हिच इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंशन वाज डेवलप्ड वाज अ वायरल डिजीज। कहते हैं सबसे पहले जो बीमारियों के खिलाफ एक बचने के लिए एक इफेक्टिव मेथड यूज़ किया गया वो वायरस के खिलाफ ही था। कहते हैं इन 1796 एडवर्ड जेनर फर्स्ट वैक्सीनेटेड एन 8 years ओल्ड बॉय। कहते हैं सबसे पहले वैक्सीनेशन किसने की? एडवर्ड जेनर ने की। वो किस सन में की? इन 1796 में। कहता है उसने किस को वैक्सीनेट किया? एक 8 साल का बच्चा था, उसने उसको
वैक्सीनेट किया। कैसे वैक्सीनेट किया? कहता उसने एक ओरल सी जो दूध होती थी उसके हैंड पे क्या बने हुए थे? कोपॉक्स बने हुए थे। कोपॉक्स से बोलते हैं फिंसिया वगैरह होती है ना, उसे बोलते हैं कि उसमें से जो रेशा होता है वाइट कलर का या पस जिसे बोलते हैं हम। कहते उसने एक मिल्क मेड के हाथ से क्या लिया, पास लिया और उसको एक 8 साल के बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। कहते जब आफ्टर वो बच्चा हेल्दी था जिसमें ये इंजेक्ट किया, वो बच्चा हेल्दी था, उसे कोई बीमारी नहीं थी। कहता आफ्टर 6 weeks the boy was inoculated with pus from the smallpox victim। कहता उसके बाद 6 हफ्ते बाद जो स्मॉल पॉक्स का विक्टिम था, जो बीमार था, कहता उसमें से ये वायरसेस लिया गया उस बच्चे में। दोबारा ये स्मॉल पॉक्स के जो वायरसेस से इंटर किए गए, लेकिन बच्चे को कोई बीमारी नहीं हुई क्योंकि वो क्या हो चुका था, वैक्सीनेटेड हो चुका था। बट ही डिडंट डेवलप द डिजीज। ये जो हम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं, इसका भी यही मकसद होता है कि बच्चों को उसकी वायरस के खिलाफ या बैक्टीरिया के खिलाफ मदाफत बढ़ा दी जाती है। तो जब रियल बैक्टीरिया या वायरसेस अटैक करते हैं तो बच्चे को कोई बीमारी, वो वाली बीमारी नहीं होती। कहता लेटर जनरल यूज मटेरियल फॉर वैक्सीनेशन फ्रॉम कोपॉक्स रीजन सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड 23%। कहता उसके बाद उसने 23 लोगों को और वैक्सीनेट किया और ये जो मेथड है ये एक सक्सेसफुल साबित हुआ। एज द मटेरियल ही यूज वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द को। कहता ये जो वैक्सीनेशन के लिए उसने मटेरियल यूज किया था वो को से था। एंड लेटर द टर्म वैक्सीनेशन वाज यूज्ड बाय लुइस पास्चर फॉर इनोकुलेशन अगेंस्ट। तो इसमें सिर्फ पिछली स्लाइड में आपने सिर्फ ये याद रखना है कि किस बच्चे को वैक्सीनेट किया गया, कितने किया गया, किसने किया। उसके बाद है वर्क ऑफ चार्ल्स चैम्बरलैंड। In 1884, one of the pastor associated Charles Chamberlain found the bacteria cannot pass through the porcelain filter, while agent responsible for rabies and rabies किसे बोलते हैं, disease which is transferred to human by bites of rabid dogs, foxes, cats, bats and other animal can pass through these filter। कहते हैं चैम्बरलैंड के आप बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो फिल्टर पेपर में से पास नहीं होते। मतलब कि जब हम एक मिक्सचर बनाएंगे जिसमें बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है और वायरसेस भी प्रेजेंट है, उसमें से जब हम उसको फिल्टर करेंगे बैक्टीरिया फिल्टर हो जाएंगे और जो वायरसेस हैं वो फिल्टर पेपर में से गुजर जाएंगे, मतलब कि वो फिल्टर नहीं होंगे और बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। कहता है चार्ल्स चैम्बरलैंड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें बैक्टीरिया फिल्टर पेपर में से नहीं गुजर सकते, जबकि जो रेबीज की बीमारी है वो वायरसेस की वजह से होती है, तो वो उसके जो एजेंट थे वो फिल्टर पेपर में से क्या करते थे, गुजर जाते थे। कहता है इन दोज डेज द वर्ड वायरसेस वाज लूजली यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट कॉज डिजीजेस। In 1892 Ivanovsky discovered the agent which caused tobacco mosaic disease was filterable। कहते हैं इवानोस्की ने एक तंबाकू मोज़ेक डिजीज है उसका एजेंट डिस्कवर किया। कहता है जो कि एक फिल्टरेबल था मतलब कि फिल्टरेबल से मुराद है कि जो फिल्टर में से गुजर जाती है ना चीज़, उसे क्या बोलते हैं, फिल्टरेबल। कहते हैं ही obtained bacteria free filtrate from ground up infected plant and place it on the healthy leaf of tobacco। कहते हैं इसने क्या काम किया कि इसने एक फिल्ट्रेट लिया। फिल्ट्रेट से क्या मुराद है कि जब हम किसी मिक्सचर को फिल्टर पेपर में से गुजारते हैं, वो फिल्टर पेपर में से गुजरने के बाद जो मटीरियल हमें हासिल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। कहते उस फिल्ट्रेट को उसने क्या किया, एक हेल्दी लीव्स के ऊपर डाला। कहता है ही ऑब्जर्व दैट फिल्ट्रेट प्रोड्यूस द डिजीज इन हेल्दी प्लांट्स। और उस फिल्ट्रेट ने क्या कर दिया, प्लांट्स के ऊपर डिजीज कॉज कर दी। आफ्टर दैट प्रेजेंस ऑफ सिमिलर फिल्टर पासिंग अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट वाज सीन इन द विक्टिम ऑफ मैनी डिजीज। कहता उसके बाद यही फिल्टर पासिंग जो एजेंट थे ये दूसरे पेशेंट में भी ये एजेंट्स हैं, ये वायरसेस वगैरह देखे गए, इंक्लूडिंग फुट एंड माउथ डिजीज एंड येलो फीवर।
The filterable agent was first purified in 1935 when Stanley was successful in crystallizing the tobacco mosaic virus. Chemical analysis of these particles showed that they contain only nucleic acid and protein. This suggests that मतलब कि इस पूरे पैराग्राफ में उसने एक बात बताई है कि वायरसेस जो हैं वो फिल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया वो फिल्टर पेपर में से नहीं गुजरते। इस पूरे पैराग्राफ में बस यही चीज़ बताई गई है। और एक रेबीज़ की डेफिनेशन है कि रेबीज़ की क्या डेफिनेशन है, डिजीज विच इज़ ट्रांसफर्ड टू ह्यूमन बाय बाइट्स ऑफ डॉग्स, रैबिड डॉग्स, फॉक्सेस, कैट्स, बैट्स एंड अदर एनिमल्स। उसके बाद है ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। कहता है वायरसेस एक क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट है और इसका साइज डिफरेंट हो सकता है। इट्स रेंज फ्रॉम 250 नैनोमीटर ऑफ पॉक्स वायरस। कहते हैं सबसे छोटा जो वायरस है वो पॉक्स वायरस है जिसका साइज होता है 250 नैनोमीटर। और सबसे बड़ा जो वायरस का साइज है वो है पार्व वायरस का जो कि 20 नैनोमीटर है। दे आर 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर दैन मोस्ट बैक्टीरिया। कहता है ये बैक्टीरिया से 10 से 1000 गुना छोटे होते हैं। इसी वजह से ये फिल्टर पेपर में से क्या कर जाते हैं, पास हो जाते हैं। So they can pass through the pores of filter from which bacteria cannot pass. उसके बाद उससे कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी कि वायरसेस कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, कि वायरसेस को हम आर्टिफिशियली तौर पर सिंथेसिस नहीं करवा सकते। ये सिर्फ उसी वक्त रिप्रोड्यूस करेंगे जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंटर हो जाएंगे। हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि जब तक ये किसी दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंटर नहीं होंगे तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास बायोसिंथेटिक मशीनरी प्रेजेंट नहीं है। ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिस मतलब कि अपने होस्ट की मशीनरी को यूज़ करके अपने आप को रिप्रोड्यूस करवाते हैं, तो इसको हम आर्टिफिशियली तौर पर रिप्रोड्यूस नहीं करवा सकते हैं। सो कहते हैं यही वजह के वायरसेस आर कॉल्ड ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है बाउंड होना, और इंट्रासेलुलर सेल के अंदर पैरासाइट। पैरासाइट क्या पता ही आपको कि एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन live on other organism, get food and shelter and in return harm them। कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं और वहाँ से खुराक भी हासिल करते हैं, बदले में उन्हें क्या कर पहुँचाते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। तो वायरसेस क्या हैं, पैरासाइट है। कौन से पैरासाइट है, ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर। ऑब्लिगेट का टर्म क्यों यूज हो रही है, ऑब्लिगेट बोलते हैं बाउंड को, कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ बाउंड होते हैं। अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटर नहीं होंगे तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ऑब्लिगेट की टर्म इसलिए यूज़ की गई है क्योंकि इनको होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी की ज़रूरत होती है अपनी रेप्लिकेशन के लिए। तो ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसको हम आर्टिफिशियली तौर पर रिप्रोड्यूस नहीं करवा सकते। उसके बाद कहता है कि वायरसेस लैक मेटाबॉलिक मशीनरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर ओन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। दे डिपेंड ऑन द होस्ट सेल टू कैरी आउट दीज वाइटल फंक्शन। तो इनके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी प्रेजेंट नहीं है। और मेटाबॉलिक मशीनरी किस मकसद के लिए चाहिए थी, फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। हमने पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं और न्यूक्लियस होते हैं जो कि अपने न्यूक्लिक एसिड को रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं। लेकिन वायरसेस के पास ऐसी कोई मशीनरी प्रेजेंट नहीं है जो अपने न्यूक्लिक एसिड से क्या बना था, आरएनए और डीएनए। तो कहता है इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, तो इसलिए ये अपने आरएनए और डीएनए भी सिंथेसिस नहीं करवा सकते। और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है तो वो भी इनके पास प्रेजेंट नहीं है। तो इनके पास बायोसिंथेटिक या मेटाबॉलिक मशीनरी प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए ये न्यूक्लिक एसिड तैयार नहीं कर सकते और ये अपने होस्ट के सेल पर क्या कर रहे होते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टीज है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन होस्ट सेल वायरसेस में कॉज डिजीज। तो ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि ये क्या होती है, इन्फेक्शियस एंटिटीज होती है, मतलब कि ये डिजीजेस कॉज करती हैं। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टी। सबसे पहले इसका साइज बताया हुआ है, उसके बाद इसके बताया हुआ कि हम इसको आर्टिफिशियली तौर पर ग्रो नहीं करवा सकते। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टीज है कि ये अपने होस्ट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। और चौथी प्रॉपर्टीज है कि ये क्या करते हैं, डिजीजेस कॉज करते हैं। एंड एट द लास्ट ऑल दी वायरसेस आर जनरली रेजिस्टेंस टू ब्रॉड। हाँ जी।
सॉरी, आगे पांचवी पे अपडेट रखे कि इस पर वायरसेस के ऊपर, जो वायरसेस की वजह से बीमारी होती है वो अ, किसी भी एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो सकती। एंटीबायोटिक कौन सी यूज़ होती है? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये दूसरी, मतलब ये आजकल ये कोरोना वायरस आ रहा है, आया हुआ है, तो ये किसी भी मेडिसिन के ज़रिए इसका इलाज नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास जो मेडिसिन है ये वो तो क्या है, एंटीबायोटिक्स हैं। तो वायरसेस के एक होते हैं कि ये अपनी तकरीबन अपनी फॉर्म को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। मतलब कि ये तकरीबन 2 या 3 साल बाद अपनी एक मुसलसल शेप को मेंटेन करेगा। 2-3 साल तक ये अपनी शेप को मुसलसल क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से अभी तक इसकी वैक्सीनेशन भी तैयार नहीं हुई, तो इसका ट्रीटमेंट भी तैयार नहीं हो रहा। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज़। उसके बाद असाइनमेंट कहता है व्हाट इज मीन बाय वायरोलॉजी। Write four characteristics of viruses. Define obligate intercellular parasite. Write the name of four common viral disease of humans. What are viruses? Give their characteristics. तो ये डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे जाते हैं। So this is all about today lecture. Thank you.